आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। बस कुछ ही घंटे बचे हैं जब साय कैबिनेट का चेहरा साफ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के इतिहास में कैबिनेट के विस्तार के लिए इतनी बेसब्री कभी नहीं रही जितनी कि इस बार दिखी है। लंबे इंतजार के बाद कैबिनेट का विस्तार की तारीख तो आ गई, लेकिन चेहरे के नामों पर अब भी खामोशी है। खबर है कि जाति और क्षेत्रीय संतुलन साधने में बीजेपी को काफी कसरत करनी होगी। खासकर सामान्य, ओबीसी और आदिवासी वर्ग का समीकरण बैठाना पार्टी के लिए काफी बड़ा टास्क है। हालांकि अब जबकि डेट भी सामने आ गई है, कल सुबह 11:15 शपथ ग्रहण होना, तो जाहिर है नाम भी तय हो ही गए होंगे। चर्चा है कि सरगुजा संभाग से 2, बस्तर से 2, रायपुर से 2 और बिलासपुर से 1 मंत्री मतलब विधायक जो है वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। किरण देव को जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने लोकसभा के मद्देनजर बड़ा दांव खेला है, उससे एक बात तो साफ है कि मंत्रिमंडल में कुछ नाम चौंकाने वाले होंगे। हालांकि अब तक की स्थिति से स्पष्ट हो गया कि पार्टी अपना पूरा काम लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जातिगत संतुलन के आधार पर कर रही है। आइए इन्हीं चर्चाओं के बीच अपने मेहमानों से अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ रामोतर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। वंदना जी हैं, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हैं। लक्ष्मी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले लक्ष्मी जी के पास चलता हूं। लक्ष्मी जी, सस्पेंस अभी भी बनाकर ही रखेंगे कि अब कुछ खुलासा आप करेंगे? अब तो पत्ते खोल दीजिए, कौन है भाई जो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं? हर विधायक का चेहरा देखो तो हर यही बोलता है हमें तो पता नहीं, हमें तो पता नहीं। दहशत भी है, 4-4, 5-5, 6-6 बार जीत कर आए, मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे। अब बता ही दीजिए, कम से कम हमारे मेहमानों को भी बता दीजिए और साथ में दर्शकों को भी बता दीजिए भाई कल कौन कौन शपथ ले रहा है। लक्ष्मी जी देखिए आदित्य जी, जब शपथ लेने की बारी आएगी तो सारा चीज आप पत्रकार लोग ही दिखाएंगे और सभी के सामने जो फेस होंगे वो सामने आ जाएंगे। निश्चित रूप से एक जनता को प्रतिनिधि बनाए हैं तो एक मन में भावना होती है कि हमारे बीच में जो मंत्रिमंडल हो, चाहे मुख्यमंत्री बनने के बात हो, तो यह सारा चीज एक बेसब्री से इंतजार होता है। लेकिन पार्टी की भी अपनी कुछ बातें होती है कि कैसे ढंग से पार्टी में सारे वर्गों को लेके सामंजस्य बिठा के इस छत्तीसगढ़ जो कि एक शांत प्रदेश है और पिछले अगर कार्यकाल को देखें तो जिस प्रकार से स्थिति छत्तीसगढ़ में निर्मित हुई, तो हम कैसे इस छत्तीसगढ़ को बेहतर छत्तीसगढ़ बनाए, इस दिशा में पार्टी जो है एक एक चीजों को ध्यान में रखकर छत्तीसगढ़ के संपूर्ण विकास की विचारधारा को लेकर यहाँ पे मंत्रिमंडल का गठन करेगी। आपने देखा है कि विष्णुदेव साय जी जो कि अनुसूचित जनजाति के नेता हैं और उनको इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया ताकि ये बड़ी संख्या में 32% यहाँ अनुसूचित जनजाति के लोग जो हैं रहते हैं और उनकी अपनी संस्कृति और संस्कार विचारधारा है, उनको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जो हमारे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए जो लोग हैं उनको हम प्रमुख धारा से जोड़कर इस छत्तीसगढ़ का विकास कैसे कर सकते हैं और साथ साथ अन्य वर्ग को भी, ये हमारी जो पार्टी की सोच है और इसी पे हम काम कर रहे हैं। जी वंदना जी, आज ही आप लोग पूछ रहे थे मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, कैसा होगा। देखिए अब तो इनकी पूरी कैबिनेट तैयार हो रही है, अब भी कुछ कहना बाकी रह गया है वंदना जी? आदित्य जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि वास्तविक में कल क्या मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है क्या? क्योंकि मीडिया के माध्यम से पहले भी हम सुनते आ रहे हैं कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार का गठन होगा, अब गठन होगा। और कई बार हम देखते हैं कि इंदौर स्टेडियम में इनकी तैयारी भी हो चुकी थी, लेकिन उस तैयारियों को कैंसिल कर दी जाती है। सबसे पहले यहाँ पर मैं और एक बात रखना चाहूंगी कि हम सब जानते हैं कि 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आए थे, आज 21 दिसंबर हो गए, मतलब इतना विलंब क्यों? छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। जब भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हम सही रणनीति पर काम कर रहे हैं, तो इनकी रणनीति यहाँ पर फैल क्यों नजर आ रही है? आज छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। आज 21 दिसंबर हो गया, अभी तक इन लोगों का मंत्रिमंडल का गठन का अता पता नहीं, और कल भी मंत्रिमंडल का गठन होगा ये सुनिश्चित नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इन लोग तो सब अभी कुर्सी दौड़ का जो है वो दिल्ली में दौड़ लगा रहे हैं। और ये हम पहले पढ़ते थे है ना, इतना इतना पानी वाला जो है ना, मैं इधर से जाऊंगी ताला लगाऊंगी, बस यही है इन लोगों में चल रहा है, गोल गोल रानी करके चल रहा है। और मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों का दांव पेच फंसा हुआ है। जी, जैसा आप लोगों ने 2.5 साल का गोल गोल रानी खेला था वैसा
देखिए 2.5 साल वाला जो था वो वास्तविकता नहीं था, वो तो मीडिया के माध्यम से हम लोग को पता चला था। और मीडिया में कुछ आपके बड़े नेता कह रहे हैं, विधायक कह रहे हैं 2.5 साल के चक्कर में हम लोग सब निपट गए। रामोदर जी, आपको क्या लगता है पार्टी के लिए मंत्रिमंडल का चेहरा तय करना मुश्किल होगा? कुछ चौंकाने वाले नाम होंगे या वही जिनकी हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं? रामोदर जी, ये मंत्रिमंडल का फेरबदल का जो मामला है अभी पेचीदा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान सभी राज्यों में नहीं हुए हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने तीनों राज्यों में शपथ ली। शायद ये नीतिगत निर्णय होगा या जाति समीकरण होगा, लोकसभा चुनाव के अनुसार होगा, या छत्तीसगढ़ में जैसे वरिष्ठ विधायक जो हैं वो ज़्यादा जीत के आ गए हैं, तो उन विधायकों को क्या उपयोग होगा, किसको लोकसभा भेजना है, संगठन में भेजना है, सत्ता में रखना है, किन नया नेतृत्व देना है, अलग अलग के फार्मूले पर चर्चा होने के कारण विलंब हो रहा है, ऐसा माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ संगठन कुछ नाम अलग दे रहे हैं, उन नामों पर सहमति, केंद्र की सहमति है कि नहीं है, क्या जाति संतुलन होगा, क्षेत्रीय संतुलन होगा, या योग्यता का पैमाना होगा, तो अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग चर्चाएं जारी है। अब फैसला होगा, कल होगा कि शपथ, ये भी कोई अधिकृत सूचना अभी तक आई नहीं है। तैयारी की चर्चाएं चलती थी, राजभवन में ज्यादा तैयारी लगता भी नहीं है। राजभवन में तो राजभवन के सूत्रों ने कंफर्म कर दिया जी 12:15 बजे शपथ ग्रहण। परंतु जो सूचना आ रही है उससे ये लग रहा है कि अभी तक पूरा विधानसभा का सत्र निपट गया, प्रथम सत्र में मंत्री के विभाग तय नहीं थे, तो ये स्थिति को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। जो कौतूहल मना है, जिज्ञासा है, सरकार ने कामकाज की शुरुआत नहीं की है जिस गति से करना चाहिए, जिस अनुसार से मोदी की गारंटी की बड़ी बड़ी योजना है उसको धरातल में लाना है। लोकसभा चुनाव बहुत करीब है, तो लोकसभा की जो तैयारी है, जो आज ही चुनाव आयोग ने जारी कर दिया कि जनवरी तक आप तबादला करिए, उसके बाद नहीं कर पाएंगे तो प्रशासनिक फेरबदल करना है। तो कई बड़े चुनौतियां और बड़े काम इस सरकार के सामने है। उसको करने के लिए जल्दी से जल्दी कैबिनेट का विस्तार हो जाए, विभागों का वितरण हो जाए, तो प्रदेश का हित रहेगा उससे। और पार्टी के भीतर भी जो अलग अलग तरीके से चर्चा है वो चर्चा नहीं होगी और जनता के बीच गलत संदेश भी जा रहा है। ठीक है लक्ष्मी जी, आज दो बड़ी खबरें आपके खेमे की। एक तो किरण देव साहब प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, दूसरा इंतजार की इंतहा खत्म हो गई है। बेचारे संभावित मंत्री रोज सूट बूट पहनाकर तैयार खड़े हैं कि कब सिलवा लिए थे पहले से ही, कब पहनेंगे नया कपड़ा। अभी बताइए कि सरकार इतनी सस्पेंस में क्यों चल रही है लक्ष्मी जी? सब कुछ अचानक अचानक कर रही है, पता नहीं चल रहा। आज अचानक किरण देव जी प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं, किसी को कल तक खबर नहीं थी, आज अचानक मैसेज आ जाता है कि कल 12:15 बजे शपथ ग्रहण। ये अचानक अचानक क्यों हो रहा है सब चीज लक्ष्मी? देखिए आदित्य जी, कोई भी चीज अचानक नहीं होती है। राजनीतिक पार्टी है और हमारे पूर्व में अरुण साव जी अध्यक्ष रहे हैं और वो आज डिप्टी सीएम का पद जो है इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में संभाल रहे हैं। और भी हमारे जो महामंत्री थे वो लोग भी निर्वाचित होकर आज शासन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसे जगह को जो पार्टी संगठन है आगे काम करने के लिए निश्चित रूप से एक बदलाव की आवश्यकता थी और उसको देखते हुए पार्टी संगठन ने निर्णय लिया। और कोई ये अप्रत्याशित नहीं है। किरण देव जी पार्टी में काम कर रहे हैं, लगातार संगठनात्मक दृष्टिकोण से मजबूती से काम कर रहे थे और आज प्रदेश में वो जगदलपुर सीट से विधायक भी हैं और उनको आज दायित्व दिया गया है। और ये एक बहुत बड़ा दायित्व जो है प्रदेश का, वो निश्चित रूप से बहुत बेखूबी और बेहतरी के साथ संभालेंगे। अभी हमारी बहन जो वंदना जी बैठी है वो कह रही थी कि बड़ा लेट हो रहा है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। ये अपनी चिंता पहले कर लें कि इनके विधायक जो हैं एक एक करके, चाहे बृहस्पत सिंह हो पूर्व के विधायक, चाहे विनय जायसवाल हो, किस ढंग से खुल के पार्टी की बात को विरोधाभास जो रख रहे हैं। और इनको पार्टी के द्वारा 6 साल निष्कासन का भी आदेश मिल चुका, उसके बाद ये दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं। इसी तरह से मुख्यमंत्री को लेके 2.5 साल का वादा जो अभी आपने कहा उसको लेके दिल्ली दौड़ लगाते रहे हैं और जनता की समस्या को सुलझाने में पूरी तरह कांग्रेस सक्षम रही है। और ये कहते रहे हैं कि हम संगठित हैं, लेकिन आज जनता ने बता दिया कि आपने जनता की समस्या को दूर नहीं किया है। आपके जितने भी वादे थे वो खोखले थे। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की सरकार से त्रस्त थी और आज बड़े मैंडेट के साथ में भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश में बैठाई है। निश्चित रूप से मैं आपके इस प्रतिष्ठित चैनल में जिम्मेदारी से कहना चाहती हूं
कि छत्तीसगढ़ की जनता ने जिन अपेक्षाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में बैठाया है, सत्ता सौंपी है, हम उनकी भावनाओं के अनुरूप पूरा काम करेंगे और इस छत्तीसगढ़ को जो आज भ्रष्टाचार से लिप्त छत्तीसगढ़ के रूप में सामने आया है, युवाओं के भविष्य के से खिलवाड़ करने के रूप में छत्तीसगढ़ आया है, महिलाओं के साथ में अनाचार अत्याचार करने वाले जो छत्तीसगढ़ का परिदृश्य जो पूरे आज भारत में नजर आने लगा था, निश्चित रूप से उस परिदृश्य को खत्म करके एक समृद्ध छत्तीसगढ़ की ओर हम काम करेंगे। ये छत्तीसगढ़ की जनता देखेगी। बिल्कुल, हम लोग भी उम्मीद करते हैं लक्ष्मी जी, इस बार जब रायपुर लोकसभा का नाम आए तो उस नाम के जिक्र में सबसे पहला नाम आपका। रामावतार जी भी बहुत इंतजार कर रहे थे, मैं भी यही इंतजार कर रहा हूँ कब वो नाम सामने आए। वंदना जी, अब दोनों प्रदेश अध्यक्ष बस्तर के हो गए। देखिए, बस्तर पर आपका भी जोर था, भाजपा का भी है। बस्तर तो विधानसभा में सरकार बनाती बिगाड़ती है, लेकिन इस बार लग रहा है लोकसभा भी बस्तर ही तय करेगा। वंदना जी, और एक बात, इनके नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष आपकी पार्टी की टेंशन तो नहीं बढ़ा रहे हैं? क्योंकि आपके भी प्रदेश अध्यक्ष वहीं से आते हैं, इनके भी प्रदेश अध्यक्ष वहीं से आते हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष चुनाव जीत कर आए हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष चुनाव भी हार चुके हैं खुद अपना। जी वंदना जी। देखिए, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बहुत ही अनुभवी हैं और बहुत निष्ठावान से कार्य कर रहे हैं। और रही बात चुनौती के लिए, तो कांग्रेस पार्टी के लिए उतनी बड़ी चुनौती नहीं है। हालांकि हम मानते हैं कि विधानसभा चुनाव 2023 का हम हार चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर निराश नहीं हैं, पूरे मनोभाव से काम कर रहे हैं, क्योंकि 5 साल हम छत्तीसगढ़ महतारी के हृदय से सेवा किया और छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से जानती है। और रही बात, अभी इन लोगों की सरकार बनी है और सरकार बनते ही कैसे तानाशाही का जो चलन है वो शुरू हो चुका है, हम सब देख रहे हैं। जैसे कि आपके माध्यम से हम सब जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले एक किसान ने आत्महत्या की थी, तो वो 15 साल का दौर मेरे को लगता है फिर से वापस आ रहा है। जो किसान का हम कर्ज माफी की बात करते हैं और जो किसान के लिए हम जो काम करते थे, वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है भारतीय जनता पार्टी किसानों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएगी। कथनी और करनी में कितना अंतर है, हमने 15 साल के शासन में देखा है। अभी तो नई नई सरकार है, नई नई ऊर्जा के साथ बहुत कुछ बोल देंगे, लेकिन जब समीक्षा होगी कि इन्होंने मोदी की गारंटी में कितना काम हुआ है, तब वास्तविकता पता चलेगा। कथनी और करनी में तो बहुत अंतर होता है आदित्य जी, कि कहने के लिए लोग कुछ भी बोल देते हैं। 2014 में सबके खाते में 15 लाख आएंगे, ये भी बोल दिए थे। महंगाई कम होगा, ये भी बोल दिए थे। गैस सिलेंडर 450 रुपए में मिलेगा, ये भी बोल दिए। महतारी वंदन के लिए ये लोग फॉर्म भराए और ये भी पता चला कि फॉर्म के बारे के साथ में 1,000 रुपए बांटे भी हैं कि पहला किस्त है। तो ये लोग बोलते हैं और करते कुछ और है। लेकिन महतारी वंदन योजना के बारे में अभी जो विधानसभा है, विधानसभा में एक वर्ड नहीं बोले गए। इसको देखा गया, इनको देखा, वास्तविकता बोलो तो तकलीफ होती है, वास्तविकता बोलो तो तकलीफ होती है। दूसरों पे बढ़ना चाहती है, अपने पार्टी के हार का ठीकरा दूसरों पे बढ़ना चाहती है। इस तरह की जो गलत बयानबाजी है वो कांग्रेस के लोग बंद करें। आपके महिलाओं के छलने का काम करेंगे, में खरा उतरने का काम नहीं किया है। छत्तीसगढ़ की जनता को छलने का काम किया है। आपको हार स्वीकार करना चाहिए, आप हार स्वीकार नहीं करना चाहते और दूसरे तरफ ठीकरा को दूसरे तरफ फोड़ना चाहते हैं। इस प्रदेश में कांग्रेस की हार के बाद में पूरी तरह से पार्टी में द्वंद्व मचा हुआ है। एक दूसरे के खिलाफ किस प्रकार से दोषारोपण कर रहे हैं आप देखे हैं। इनके संगठन में काम करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर जी वंदना जी लक्ष्मी जी आरोप लगा दिया है। दोनों ही देखिए, दोनों ही प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं और देखिए यही खूबसूरती है लोकतंत्र की। रामावतार जी, 3 दिसंबर को मतगणना के बाद से भाजपा में जो कुछ हो रहा है, चाहे मुख्यमंत्री की बात हो, उप मुख्यमंत्री की बात हो या प्रदेश अध्यक्ष, आपको क्या लगता है भाजपा किस दिशा में सोच रही है? रामावतार जी। भाजपा पहले लोकसभा चुनाव के हिसाब से सोच रही है, दूसरा जो है आगामी 10 साल की राजनीति के हिसाब से नई पीढ़ी को खड़ा करना चाहती है, जो पिछले 15 साल उन्होंने नहीं किया था। 15 साल में वरिष्ठ नेता जो थे, जो मंत्रिमंडल में थे, वो एक टीम बनी हुई थी, उस टीम की जगह नई टीम बनाने की कोशिश कर रही है, पहला काम। दूसरा जो काम करना चाहती है, अपने जिन क्षेत्रों में कमजोर है, खासकर आदिवासी इलाकों में, जिसके लिए संघ लंबे समय से काम कर रहा है, संघ का सुझाव भी रहा है कि सरगुजा और बस्तर में बेहतर काम किया जाए। वहां पर धर्मांतरण हो रहे हैं, उसको लेकर वहां पर लोगों के विकास हो पाए, वहां नक्सलवाद है उसको लेकर वहां का नेतृत्व कैसे खड़ा किया जाए।
क्योंकि जूदेव जीते थे जसपुर में, बस्तर में बलीराम जैसे नेता, बड़े नेता थे पहले उन इलाकों में। अब उस इलाके में वैसा नेता तो नहीं है, वैसी टीम नहीं है। तो वो जो इन चुनावों के दौरान जो त्रासदी देखा, जो समस्याएं देखी, संगठन के लोग, केंद्रीय नेतृत्व के लोग, दिल्ली से आए लोग, उस समस्या को अब हल करने का उनके पास समय है। उन चीजों को बारीकी अध्ययन करके उस तरह का नया नेतृत्व, नई टीम, नए पौध खड़ा करने की कोशिश मजबूती के साथ लगी हुई दिखती है मुझे। जी लक्ष्मी जी, चलिए अब कैबिनेट बन जाएगी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है जो मुद्दे आप लोगों ने चुनाव के पहले उठाए थे, पीएससी का घोटाला हो या फिर जिन जिन घोटालों का आपने जिक्र किया था, उसे लेकर अभी तक आपकी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। आपके अभी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक किरण देव ने बस्तर में पुलिस पर सवाल उठाए थे, आज ओपी चौधरी ने पीएससी की जांच की मांग की है, आपकी पार्टी के विधायक जांच की मांग कर रहे हैं और आप लोग उस दिशा में एकदम चुपचाप बैठे हुए। लक्ष्मी जी देखिए आदित्य जी, अभी जुम्मे ही हमारी सरकार बनी है। निश्चित रूप से मैंने पहले भी अभी आपके चैनल में कहा है और फिर से मैं पुनः ये कहना चाहूंगी कि जो वादों के साथ हमने जनता के बीच गए और उनके विश्वास करके आज जनता ने हमें छत्तीसगढ़ की सत्ता सौंपी है, उसके हम जो उनसे किए गए वादे को जरूर निभाएंगे। बहुत जल्द ही मंत्रिमंडल गठन के साथ जो और भी वादे हैं, क्योंकि पहले ही सत्र में हमने अनुपूरक बजट लेके एक बड़ा वादा, चाहे किसानों को बोनस 2 साल की देने की बात हो, चाहे महतारी वंदन की बात हो, चाहे 18 लाख गरीब परिवार जिनका सपना तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया था, उनको हम पहले ही सत्र में हम आज पास करवा के आज हम उन गरीब को सौंपने जा रहे हैं। देखिए वंदना जी, 8 लाख पंजीकृत आवास है और 8 लाख आपके आवास प्लस के और 2 लाख अन्य और जनगणना में सामने आए थे आवासीन की। उन सारे लोगों जो अगर काम करें तो 18 लाख आवास हो रहा है और 18 लाख आवास को आपने गरीब जनता को दिया नहीं और उनका श्राप ये कांग्रेस को निश्चित रूप से लगा है कि उनका सपना आपने तोड़ा है। एक गरीब परिवार का सपना तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था और उनका श्राप आज कांग्रेस को लगा है। जी वंदना जी कंप्लीट कर लीजिए। जी लक्ष्मी जी कंप्लीट करिए, फिर मैं वंदना जी के पास चलता हूँ। छत्तीसगढ़ में मैं अभी कह रही थी कि आवास जो एक बड़ा मुद्दा था और पिछली सरकार ने गरीबों के आवास को छीनने का काम किया और उसका जो सबक है वो छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है और इनको कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन ये दूसरों पे ठीकरा फोड़ने में लगे हैं। ठीक है वंदना जी, चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की नरम दिली आपके लिए सुकून की बात है, जैसा कि लक्ष्मी जी कह रही हैं, मुख्यमंत्री भी नरम दिली दिखा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार की सरकार में आप पर बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी कि पूरा कार्यकाल आपने बदला लेने और चुकाने में ही लगा दिया। देखिए इन लोग का जो आरोप है बिल्कुल निराधार है। किसके ऊपर बदला लिए भाई? बदला तो केंद्र में बैठे मोदी सरकार ले रहे थे प्रत्यक्ष रूप से, हमने सबने देखा है, ईडी के माध्यम से, आईडी के माध्यम से। रही बात आप आवास योजना की बात कर रहे, 7.5 लाख जो आवंटन किया गया था, अलॉटमेंट किया गया था, उसको आप वहां पे रद्द कर देते हैं और यहाँ पर बड़ी बड़ी बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो ऐसा नहीं चलेगा। जी लक्ष्मी जी मैं आऊंगा, जी कंप्लीट करिए। स्वीकार करना पड़ेगा। मैं आऊंगा लक्ष्मी जी आपको, जी कंप्लीट करिए। वास्तविकता बदलता नहीं है लक्ष्मी दीदी। और आप किस आधार पर 18 लाख आवास की बात करते हैं? आप कौन सी गणित की बात कर रहे हैं? 10 लाख आवास योजना कांग्रेस की सरकार में बना है, तो आप किस आधार पर 18 लाख चिल्लाते हैं? छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ के सरकार के साथ, जब कांग्रेस की सरकार थी, हमेशा सौतेला व्यवहार किया, लेकिन यूपीए गवर्नमेंट में जब हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह थे, कभी भेदभाव नहीं किए। जितना रमन सिंह बोलते थे पूरा दिल खोल करके उनको देते थे कि हमको विकास चाहिए और विकास करना है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की यहाँ पर सौतेला व्यवहार से छत्तीसगढ़ तंग आ गया था। डबल इंजन की सरकार अपने बलबूते पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ विकास के लिए नितिन गडकरी ने दिया। एक मिनट जी लक्ष्मी जी आपके मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी ने प्रशंसा की। रामदर जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार की अब तक की कार्यशैली को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? क्या ये तूफान के पहले की शांति वाला नजारा तो नहीं दिख रहा है, या मतलब आने वाला है कुछ तूफान? रामदर जी देखिए, इस बार की जो सरकार दिख रही है, जो बनने के बाद से
उसमें ये दिख रहा है कि सब चीज संगठन, केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश, प्लानिंग के तहत चल रहा है, ये दिखता है पहली बात। दूसरी बात ये देखते हैं कि हर जो विधायक है, मंत्री इस बार पिछले 15 साल में जैसा स्वच्छंद थे वैसा नहीं दिखेंगे, कुछ अनुशासन के साथ, कुछ बदलाव के साथ दिखेगा। दूसरी बात। तीसरी ये बात, उनकी मोदी गारंटी जो है वो बहुत बड़ी चुनौती है। जिस अभी दोनों बहनें बैठी हैं अगल बगल में, इस छत्तीसगढ़ में पहली बार महिलाओं ने इतना ज्यादा वोट दिया है और नए वोटरों ने जो 25 लाख वोट ज्यादा भाजपा को पड़े, उसमें युवा ज्यादा थे और महिलाएं थी। तो उन लोगों को कैसे खुश रख पाएंगे, उनको तवज्जो कैसे मिलेगा, मंत्रिमंडल में कैसे उनको मिलेगा, उनके लिए योजनाएं क्या बनाई जा रही है, उनको लोकसभा में कैसा प्रतिनिधित्व मिलेगा और उनके सुरक्षा के मुद्दे पर किस तरह काम करेंगे, ऐसी कुछ चुनौतियां रहेगी जो महिलाओं और युवा से जुड़े मुद्दे को लेकर, जो इस समय बेरोजगार है उनको रोजगार देने का, उनको आत्मनिर्भर बनाने का, उनकी शिक्षा को लेकर, तो कई बड़ी चुनौतियां और परिस्थितियां बदली हुई इस बार दिखेंगी आपको। जी लक्ष्मी जी, अब कुछ घंटों का इंतजार है। सबसे बड़ी विचित्र स्थिति जो मुझे दिख रही, इतने सारे वरिष्ठ जीत कर आए हैं और इतने सारे ऐसे फर्स्ट टाइम में विधायक बने जिन्होंने पुराने दिग्गजों को पटकनी दी है। चाहे मैं बात कर लूं साजा विधानसभा क्षेत्र से, निश्चित तौर पर जिक्र मुझे करना चाहिए ईश्वर जी का। ओपी चौधरी जीत कर आए हैं, ललित चंद्राकर जी जीत कर आए हैं, बड़े बड़े दिग्गजों को हराया है सामंजस्य बैठाने में। और टीएस सिंहदेव का नाम तो मैं भूल ही गया, जो सीधे तौर पर अंबिकापुर से अगर हम देखें तो अग्रवाल साहब वहां से जीत कर आए। तो बहुत दिक्कतें तो नहीं हो रही है सामंजस्य बैठाने, क्योंकि ये खबर आ रही कहीं नए लोगों को ज्यादा मौका मिलेगा, तो फिर खबर आती कुछ पुरानों को भी रखा जाएगा। दिक्कत नहीं होगी क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम है, पहली बार विधायक बने डिप्टी सीएम बन गए। मुख्यमंत्री जो बने विष्णुदेव साय, हालांकि वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी उनसे ज्यादा विधानसभा में ज्यादा साल बिताने वाले 8-8, 9-9 बार के विधायक भी आपके साथ हैं। लक्ष्मी जी, दिक्कत तो नहीं हो रही? आदित्य जी, मैं एक उदाहरण के साथ आपको कहना चाहूंगी कि घर में जब बाप मुखिया होता है लेकिन बेटा जब बड़ा होता है तो उस घर की जिम्मेदारी बेटे को शहर सौंप देते हैं। और वही प्रक्रिया जो पार्टी में चली आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता कर्मठता के साथ काम कर रहे हैं। मैं मानती हूं कि बहुत पुराने विधायक भी हैं। अब पार्टी और संगठन जो है वो किस हिसाब से निर्णय लेगी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं बदलाव जो है ये प्रकृति का नियम है और इसको स्वीकारना पड़ता है और हमारे हर कार्यकर्ता और हर नेता उसको स्वीकारने के लिए तैयार रहते हैं। निश्चित रूप से मैं पुनः आपके चैनल में कहना चाहती हूं कि जो भी मंत्रिमंडल गठन होगा इस प्रदेश के हित में होगा, इस प्रदेश की जनता के हित में होगा। कोई सुझाव देना चाहती हैं वंदना जी लक्ष्मी जी को? जी जी, लक्ष्मी जी अभी एक उदाहरण दे रही थी कि बेटे को जब समय आने पर उनको दिया जाता है उनका अधिकार, तो सारे बेटे जब एक ही उम्र का होता है तो कौन से बेटे को यहाँ पर अधिकार देंगे, मैं ये पूछना चाहती हूँ। और सुझाव की बात यह है कि हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बहुत ही अच्छे से सहज कर रखे हैं। निवेदन करना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ के रीति रिवाज को आगे बढ़ाने का काम करें, क्योंकि हम बहुत प्यार से इनको संजो कर रखें और छत्तीसगढ़ियावाद को पीछे छोड़ने का काम कदापि मत करें और छत्तीसगढ़िया को ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। ठीक है रामदास जी, मैं विक्रम उसेंडी से मिला था, परसों ही मिला था शायद। उनका कहना था मैं 2014 के बाद विधानसभा में आया हूं, मतलब 9 साल पहले वो विधानसभा पहुंचे थे। 9 साल के बाद लंबा अंतराल का फिर से विधानसभा आ रहे हैं। बृजमोहन जी इतना एक्सपीरियंस, रमन सिंह जी को तो चलिए आपने एडजस्ट कर दिया विधानसभा अध्यक्ष, अमर अग्रवाल हैं, राजेश मूणत हैं। उसके अलावा उधर आप आगे बढ़ें तो उस क्षेत्र से अगर मैं बात करूं, पुन्नू लाल मोहल्ले को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सरगुजा में आप गोमती साय आपके पास है, आपके पास रेणुका सिंह है, इस तरफ आए बस्तर में केदार कश्यप है, जो तमाम पदों में रहे हैं। और उसके अलावा इस तरफ जाए बस्तर में तो आप देखिए लता उसेंडी को इग्नोर नहीं कर सकते आप, केदार कश्यप को इग्नोर नहीं कर सकते आप। तो ये समीकरण, विक्रम उसेंडी का नाम मैं भूल रहा था, विक्रम उसेंडी को करें तो ये कैसे सामंजस्य थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे जी, या ये माना जाए कि कुछ पद को होल्ड रखा जाएगा विधानसभा, माफ कीजिएगा लोकसभा की बात के लिए? एक ऐसी चर्चा भी है कि एक मंत्री पद जो रहेगा उसको होल्ड रखा जाएगा, ये चर्चा ये भी है। देखिए जो पूरे दिग्गज थे जो आदिवासी क्षेत्रों को, देखिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं लता उसेंडी जी, विक्रम उसेंडी जिसका आपने कहा प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं और एक बार मंत्री रह चुके हैं, उसके बाद विधायक बने हैं, तो उसको कैसे इग्नोर करेंगे? और बहुत विपरीत परिस्थितियों में जाकर चुनाव लड़ा और जीता। उसी तरह केदार कश्यप संगठन महामंत्री थे, उसको कैसे आप इग्नोर करेंगे? तो अभी अजय चंद्राकर हैं और धर्म कौशिक हैं, कुर्मी समाज से, क्या उनको देंगे? तो अलग अलग दृष्टिकोण से अभी एक चुनौतियां मंत्रिमंडल गठन को लेकर है उनके सामने कि कैसे असंतोष है उसको कम करेंगे। असंतोष तो है मंत्री
क्योंकि भाजपा का असंतोष या मांग है वो दिखती नहीं है, बिल्कुल। वो अंदर अंदर बिल्कुल, रहती है। जी। पर उनको सम्मान कैसे होगा, उनका उपयोग कैसे होगा, ये ध्यान उनके रखना, पार्टी प्रति समर्पण का कैसे प्रतिफल मिलेगा, ये सब चिंतित नजर आते हैं। ठीक है, तो देखिए सुबह 11:15 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार है, राजभवन में विस्तार होने जा रहा है। हम सब की निगाहें बनी रहेगी, क्योंकि किस तरह से वरिष्ठों को एडजस्ट किया जाता है, पहली बार जो जीत कर आए उनको किस तरह से भागीदारी मिलती है, हम पूरी नजर रखेंगे और पूरी अपडेट कल आपको देंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।